दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। बड़े बड़े युद्ध भी हो रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स की बैठकें भी हो रही है। अभी कनाडा में G7 हुआ, मतलब जो 7 बड़े देश हैं उनका एक समूह बना हुआ है, उसकी मीटिंग थी कनाडा में। हमें भी उसमें बुलाया गया था, मतलब भारत को भी उसमें निमंत्रण दिया गया था। पहले नहीं दिया था और कनाडा देना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ देशों ने कहा कि भाई 142 करोड़ का देश है वो उसका इस मीटिंग में होना जरूरी है, इसलिए उन्हें विशेष आमंत्रित करके बुलाया जाए, क्योंकि वो सदस्य तो है नहीं, उनको सदस्य बनाया नहीं है। तो विशेष अतिथि के रूप में हमको बुलाया। हमारे प्रधानमंत्री पहले तो जब नहीं बुलाया था तब कह रहे थे कोई मतलब नहीं है इसमें जाने का और क्या है और ये वो, लेकिन जब निमंत्रण किसी तरह से प्राप्त हो गया प्रयत्नों के बाद, तो एकदम से तैयार हुए और अपनी योजना बना के रवाना। अब ये नरेंद्र मोदी साहब वहां कनाडा जाने के लिए निकले, तो उनकी यात्रा में 3 देश थे। एक साइप्रस था और एक कनाडा था। कनाडा तो था ही, कनाडा के लिए गए ही थे। और आते वक्त क्रोएशिया था। कि क्रोएशिया और साइप्रस जो है यूरोप के देश हैं और यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर तो है ही, लेकिन इतने छोटे छोटे देश हैं कि इनका कोई वैसे वजूद नहीं है। जैसे भूटान है हमारे यहाँ, उस तरह के छोटे छोटे, शायद भूटान भी इनसे बड़ा होगा। तो मैं बात कर रहा था कि कनाडा की, प्रधानमंत्री जी कनाडा गए, लेकिन वहां पर उनके स्वागत में कोई उत्साह नहीं दिखा। पहले तो वो बुलाना नहीं चाहते थे, दबाव में बुलाया तो उन्होंने स्वागत में कोई उत्साह नहीं दिखाया और प्रोटोकॉल भी पूरा नहीं किया। जो एक राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र का जो सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री, वो जब किसी देश में जाते हैं तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ, और उस प्रोटोकॉल को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। मतलब जब वो हवाई जहाज से उतरे तो वो जो सीढ़ी लगाई थी उस पर रेड कारपेट लगाते हैं, वो भी नहीं लगा। नीचे भी रेड कारपेट वेलकम होता है, वो भी नहीं हुआ। एक कोई विदेश मंत्री या बड़ा मंत्री उनको लेने आता है, खुद प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष न भी आए तो कोई बड़ा मंत्री एक लेने आता है, और वो भी नहीं आया। एक सिंपल अधिकारी लेने आया और वो उनके साथ चल दिए। तो ये मतलब एक तरह से भारत का अपमान करना है। 142 देशों का, 142 करोड़ लोगों का ये असम्मान है, सम्मान नहीं। और इस तरह से मतलब उन्होंने कनाडा ने हमारे साथ व्यवहार किया। अच्छा, ये जो व्यवहार हुआ है इसके लिए और कोई दोषी नहीं है। कनाडा ने क्यों किया ऐसा, उसका एक लॉजिकल कारण, रीजन है। जब G20 हमारे यहाँ हुआ था 2023 में, या हाँ 2023 में ही हुआ था शायद। जब 2023 में G20 हुआ था, उसमें कनाडा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए थे, और उन ट्रूडो को इतना जलील किया गया यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत कुछ कहा सुना, कहते हैं। और प्रधानमंत्री से ज्यादा जो हमारा यहाँ का जो मीडिया है, खासतौर से विजुअल मीडिया,
उसने इतनी लानत मलानत की उनकी कि ये कर दिया और वो कर दिया और मोदी जी ने उसको यूं कर दिया और वो कर, मतलब पता नहीं क्या क्या नहीं कहा उसके। तो उसकी वजह से कनाडा से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, पहले से ही अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो जर्जर का अ, मामला है। वो एक खालिस्तानी की वहां पर कनाडियन नागरिक था और खालिस्तानी था उसको। उनका कहना है कि भारत के गुप्तचरों ने उसको मरवा दिया, और हम ये कह रहे हैं कि ये आरोप हमारे पे गलत है। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने मतलब काफी चर्चाएं हुई। 2023 में भी हुई थी। उसके बाद अमेरिका उसके बीच में कूदा और हम चुप हो गए। तो पता नहीं अब क्या उसमें असलियत क्या है। हमारे गुप्तचर ऐसा करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं करवा सकते हो, ऐसा भी नहीं है। पर करवाया कि नहीं करवाया कुछ कहा नहीं जा सकता। और तो ये जो प्रोटोकॉल नहीं देना या कोई उत्साह नहीं दिखाना, ये सारा उसी का रिफ्लेक्शन है। तो हमें ये समझना चाहिए कि विदेश नीति में या विदेशियों के साथ व्यवहार में हमें भी उतना ही चौकन्ना रहना पड़ेगा जितना हम चाहते हैं। जितना हम अ, दूसरों को सम्मान देंगे उतना ही सम्मान हमें भी मिलेगा। इससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। खैर, ये तो हुआ एक बात। लेकिन इतना ही नहीं, मतलब G7 के देशों ने भी बुलाया जरूर, लेकिन कोई खास तवज्जो नहीं दी। कोई द्विपक्षीय बैठक हुई हो, उसका कोई ऐसा जब कोई सोल्यूशन आया हो या ऐसा कोई समझौता हुआ हो या MOU हुए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा कोई रिपोर्ट भी नहीं हुआ, अखबारों में भी कोई खबरें नहीं छपी। बल्कि ये हुआ कि पहला एक फोटो में तो उनको वो थे ही नहीं। मतलब G7 के सात 6-7 जने जो हैं, 7 जने तो 6 जने थे, मतलब ट्रम्प तो चले गए थे, लेकिन 3-4 दूसरे भी थे, तो 8-10 जने उसमें थे। उसमें मोदी जी कहीं नहीं थे। दूसरा फोटो आया, उसमें मोदी जी थे तो सही, लेकिन कोने में पीछे कहीं दबे हुए थे। बहुत ज्यादा मतलब यूं लीडर, विश्व गुरु जो कहते हैं अपने आप को, वैसा कुछ नहीं था, वो रुतबा नहीं था। इस बार वो रुतबा खत्म। और ये जो पाकिस्तान के साथ जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद तो भारत की इज्जत बहुत ज्यादा गिरी है। पता नहीं क्यों लोगों का मतलब सारे कंट्रीज का व्यवहार हमारे साथ बिल्कुल बदल गया है। और हम भी मतलब कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम भी अपनी नीतियां बदलते जा रहे हैं या चुप रह रहे हैं। जैसे अभी ईरान और इजराइल के युद्ध में हम चुप हैं, मतलब हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। विश्व गुरु हैं हम, तो हमारी भूमिका होनी चाहिए ना। चाहे हम शांति के लिए बात करें, हम कहें कि भाई ये युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति करो, चाहे हम किसी का पक्ष लें चाहे नहीं लें, लेकिन ये तो हमारा कोई ना कोई रोल तो होना ही चाहिए ना। वो नहीं है। न यहाँ है, न यूक्रेन रशिया में है, न गाजा ये फिलिस्तीनी और इजराइल का युद्ध हुआ था उसमें था। कहीं पे भी हमारा कोई स्टेक नहीं, हम कहीं पे भी बीच में नहीं है, हम बोल भी नहीं। तो ये एक अच्छा, ट्रम्प साहब तो पहले ही निकल गए थे वहां से, कनाडा से। और फिर बाद में एक बयान दिया विदेश सचिव ने कि मोदी जी ने 35 मिनट तक बातचीत की ट्रंप से। और अभी आज और कल ये जो पटना में पटना के बिहार और उड़ीसा में नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं। बिहार में तो चुनाव के लिए ही घूम रहे हैं, लेकिन जो भी है खैर, वहां ये कह रहे थे कि भी मेरे को ट्रंप ने फोन किया और मेरे को बुलाया वहां पर। और मतलब
अमेरिका बुलाया कि वाशिंगटन आ जाओ। अच्छा हुआ नहीं गए, नहीं तो और ज्यादा बद पिटती, क्योंकि उसको मुनीर के साथ बिठाते, नरेंद्र मोदी को। पाकिस्तान के सेना नायक जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, उनके उनको लंच के लिए बुलाया था इन्होंने, ट्रम्प साहब ने। फिर उनके साथ आपको बिठाते, फिर समझौता करवाते, कश्मीर पे कोई समझौता। और नरेंद्र मोदी साहब तो ट्रम्प के सामने बोल ही नहीं सकते हैं, कोई बोले आज तक नहीं बोले कुछ, तो वो जबरदस्ती एक समझौता करना पड़ जाता। तो अच्छा हुआ कि नहीं गए। लेकिन फील्ड मार्शल अयूब, ये आसिफ मुनीर को ट्रम्प साहब ने बुला करके हमारे जले हुए जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। मतलब मैं तो यही मानता हूं कि ट्रम्प साहब जो है हमें नीचा दिखाने का हर प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने अभी फिर मतलब वो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि वो जो मतलब मिस्त्री का जो बयान आया है कि नरेंद्र मोदी ने जो है उनसे जो फोन पे बात हुई उसमें कह दिया कि आपने नहीं करवाया, मध्यस्थता आपकी नहीं थी, और हमने जो है दोनों जनों ने मिलकर के सीज फायर किया। उसके बाद भी ट्रम्प साहब ने अभी कहा है कि मैंने सीज फायर करवा दिया भारत और पाकिस्तान का। तो या तो नरेंद्र मोदी सर ये एक ट्वीट कर दें कि ट्रम्प की भागीदारी मतलब मध्यस्थता नहीं थी, या अमेरिका अपनी तरफ से कुछ कहे कि हमारी क्या बात हुई। मतलब 35 मिनट तक बात हुई अगर नरेंद्र मोदी की ट्रम्प से, तो क्या बात हुई ये अमेरिका का तो कोई बयान नहीं आया इसमें। जब अमेरिका का कोई बयान नहीं आया और हम कह रहे हैं, मतलब हम नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कह रहे हैं, मिश्री कह रहे हैं, तो उसको कैसे माना जाएगा? तो उसकी कोई वो विश्वसनीयता होनी चाहिए ना। तो ये कोई विश्वसनीयता कोई नहीं है अभी तक। चलो कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी की यात्रा में साइप्रस गए, साइप्रस भी गए। साइप्रस क्या है? एक छोटा सा द्वीप है, कुल 12 लाख की आबादी है, और हमारे देश के गोवा से भी कम है। क्षेत्र में तो त्रिपुरा के बराबर है। मतलब हमारे छोटे छोटे जो ये हैं प्रदेश, जिनको हमने प्रदेश बना रखा है उनकी लैंग्वेज के कारण या उनकी नस्ल के कारण कह दो, भाषा के कारण ही ज्यादा अपने या तो भाषा के नाम से ही बने हुए हैं, तो उसकी वजह से उनको बना रखा है। तो बना रखा है तो वो, और ये देश है साइप्रस, 12 12 लाख की आबादी कुल, और व्यापार भी हमारे से कोई बहुत ज्यादा उनका नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर बहुत सारी सेल कंपनियों का हेडक्वार्टर है, मतलब टैक्स हेवन है। इसलिए लोगों ने फर्जी कंपनियां बना रखी है, और वो फर्जी कंपनियों के एड्रेस वहां के दे रखे हैं उन्होंने। और अपने यहाँ जो भाई साहब जो नरेंद्र मोदी के बड़े जिगरी दोस्त गुजराती गौतम अडानी, जिनकी वजह से सब जगह पंगा हो रहा है, तो और उन्हीं के लिए जा रहे हैं। मतलब ये जो जितनी भी विदेश यात्राएं हो रही है, कोई भारत के लिए विदेश यात्राएं नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जो यात्राएं कर रहे हैं ये सिर्फ व्यापार के लिए कर रहे हैं, और व्यापार भी अडानी, गौतम अडानी के व्यापार के लिए कर रहे हैं। तो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी बहुत सारी सेल कंपनियां बना रखी है, और उनके हेडक्वार्टर भी वही है, साइप्रस में। और वो उनकी नागरिकता भी साइप्रस की, और रहते तो मॉरिशस में है, लेकिन नागरिकता साइप्रस की। तो आप देखिए कि किस तरह के आदमी है ये। और आप एक और बात जो है वो इसमें गौर करने वाली ये है
कि $420 मिलियन निवेश जो है अडानी समूह में साइप्रस की कंपनियों से हुआ है, साइप्रस से आया है। तो ये मतलब एक तरह का जो, और वहां से पहले यहाँ पे मतलब भारत से पैसा इधर आता है सेल कंपनियों में, और फिर निवेश होता है हमारे यहाँ पे। तो ये एक ब्लैक को व्हाइट करने का जरिया बना रखा है इसको, और अवैध व्यापार है, इसकी जांच भी चल रही है, और इसकी से भी जांच कर रही है। और जांच के पता नहीं अब क्या उसको जांच को सहयोग नहीं कर रहे हैं, या जांच को डिरेल करने के लिए वहां गए हैं, पता नहीं किस लिए गए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बात सच है कि वहां से ज्यादा बहुत व्यापार भी नहीं होता है हमारा, हम कोई ज्यादा चीजें भेजते भी नहीं है वहां पर। और भेजे क्या, 18 लाख की आबादी तो कुल है, एक जयपुर जितना है, मतलब जयपुर क्या, मतलब उदयपुर जितना जिला क्या की आबादी होती है उतनी भी नहीं है। और साइप्रस का जो है मतलब कोई भू राजनीति में बड़ा सहयोग हो ऐसा भी नहीं है। हाँ, ईयू का मेंबर जरूर है, और वो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी मेंबर है, तो वहां पर वोट करने के लिए जरूर हमारा पक्ष हो सकता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में वोट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो लागू ही नहीं होता है। जो मतलब है वो सुरक्षा परिषद में है, और सुरक्षा परिषद में वीटो यूज होती है। तो वीटो अगर किसी ने यूज कर दिया तो वहां पे भी कोई सब 15 जने, 14 14 जने, 13 जने एक तरफ हो और एक जना वीटो कर दे, तो वो कोई मतलब ही नहीं है उस संख्या का। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ तो अब डिफंग हो गया बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुत ज्यादा चिंता की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो हाँ, ये बात एक जरूर है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तुर्की ने पाकिस्तान को मदद की, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, मदद की, ड्रोन्स भेजे। और तुर्की का और साइप्रस का झगड़ा चल रहा, उत्तरी साइप्रस साइप्रस और दक्षिणी साइप्रस, दो तरह की जातियां हैं वहां पर। एक तो शायद ग्रीस के लोग हैं, और एक ये इस्लामिक लोग हैं। तो तुर्की ने वहां पर 36% जमीन पर कब्जा कर रखा है, और उसको अपना एक अलग राज बना रखा है। तो वो जरूर एक कारण हो सकता है कि भाई तुर्की को ये संदेश देने के लिए नरेंद्र मोदी वहां गए, पर ये संदेश तो यहाँ से भी दे सकते थे कि वहां जाकर के और साइप्रस में जाके कहा कि भाई हम ज्वाइंट साइप्रस की को मान्यता देते हैं, दोनों का एक साइप्रस, दो अलग अलग साइप्रस को हम मान्यता नहीं देते। मान्यता सिर्फ एक ही को है, सही, संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप और यूई की मेंबरशिप भी एक ही को है, कोई दोनों को नहीं है। लेकिन इस मतलब मोदी जी की वहां उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई बदलाव स्थिति में कोई भारी बदलाव हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि उनके जो विदेश यात्राएं हैं, जो इनका ग्राफ है, उसमें ये नाम और जुड़ गया कि भाई 70 देशों की यात्रा की तो नहीं, 71 की। और अभी क्रोएशिया भी गए जाएंगे, मतलब गए हैं, तो 72 की ये हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कोई ज्यादा मतलब नहीं है इस यात्राओं का। ग्रीस नियंत्रित ही आज भी मान्यता प्राप्त है, और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और विनोद अडानी की साइड
ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये यात्रा जो है मतलब दिखावे के लिए तो ठीक है कि आपने यूरोप के 2 देशों की यात्रा की, क्रोएशिया की भी यात्रा की और साइप्रस की भी यात्रा की, लेकिन परिणाम इसका कोई ठोस नहीं है। इस दौरे में क्रोएशिया की भी यात्रा की। इस देश की आबादी 36 लाख के करीब है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के बराबर है, और जयपुर जिले की कुल व्यापार $250 मिलियन का है, अमेरिकन डॉलर का। इस यात्रा में कोई निवेश समझौता भी नहीं हुआ। हाँ, ये और न सुरक्षा समझौता हुआ। ये देश भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और इन यात्राओं का इतना फायदा अवश्य हुआ कि भक्तों को ये भ्रम बना रहे कि मोदी वैश्विक नेता है। यूरोप के 2 देशों की यात्रा करके आए हैं और कनाडा जाके आए हैं, तो नेचुरली एक रुतबा तो बनता ही है। लेकिन इवेंट तो हो गया ही है। यह भी मोदी जी अपने 11 साल के कार्यकाल में विदेश यात्राओं की लिस्ट में इनका नाम भी जुड़ जाएगा। और वो तो खैर जन प्रचार के लिए ये एक उपलब्धि है कि भाई हम भारत को अपनी कूटनीति और विदेश नीति का पुनरावलोकन करना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी दौरे इवेंट तो हो सकते हैं लेकिन विदेश नीति में सार्थक नहीं है, मतलब परिणाम देने में ये सार्थक नहीं है। हम कूटनीतिक रूप से फेल हो रहे हैं। हमारी लुक ईस्ट नीति भी फेल हो गई, और हमारी ये जो नीति थी कि भाई पड़ोसी जो है, पड़ोसी देशों की जो है फर्स्ट, तो वो भी नीति फेल हो गई, क्योंकि हमारा एक भी पड़ोसी देश अभी हमारे साथ नहीं है। और लुक ईस्ट में भी आप इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ऐसे जो जितने भी देश, वियतनाम, ये सारे के सारे हमारे साथ कोई भी नहीं है। इनके साथ हमारी कोई वो विदेश नीति का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो ये जो देश नीति हमने अपनाई हुई है, इस पर फिर से देखने की जरूरत है। भारत में जब से G20 हुआ, मतलब 2023 से हम अध्यक्ष भी रहे, हमने G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन भी करवाया, हमने करोड़ों रुपए खर्च भी किए उसके ऊपर, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। क्योंकि एक तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी किसी को भी। हम लोकतांत्रिक देश हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने का उनका अधिकार है, अगर जो करना चाहें वो क्यों नहीं करें, लेकिन हमने नहीं करने दिया। बाइडेन साहब तो अपने प्रेस के लोगों से मिलना चाहते थे, वो भी नहीं करने दिया। वो फिर वियतनाम में जाकर के और उन्होंने बात की और हमारी क्रिटिसाइज की, तो फायदा क्या हुआ? जो बातें हमारे यहाँ नहीं बोल सकते थे, वो भी वहां जाकर के बोल दी उन्होंने। तो विदेश नीति बिल्कुल प्रभावहीन हो गई है और असंतुलित भी हो गई है। हमें विदेश नीति बहुत बड़ा, हमारी विदेश नीति में बहुत बड़ा लोचा है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें आपस में मिलकर के बात करनी पड़ेगी। सरकार के बस बूते का नहीं रही है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों में से एक भी हमारे साथ नहीं है। अमेरिका ने तो आसिर मुनीर को लंच पर बुलाकर हमारे जले पर नमक छिटका है। मोदी जी को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि विदेश नीति फोटो खिंचवाने या
एनआरआईज को बुला करके मोदी के नारे लगवाने से नहीं चलती। हित साधन, ठोस सोच और हित साधने वाली विदेश नीति बननी चाहिए। पाकिस्तान के साथ चीन के तो है ही, अमेरिका के लिए भी एक उपयोगी मोहरा है। तो पाकिस्तान हमारे से ज्यादा अच्छे से डील कर रहा है, मतलब विदेश नीति में, कि उसने पाकिस्तान अमेरिका को भी पटा रखा है और चीन को भी पटा रखा है। उसने ईरान के साथ भी है और सऊदी अरबिया के साथ भी है। और वो जो है मतलब अफगानिस्तान में जरूर अभी थोड़ा इसका विवाद है, लेकिन बाकी जितने भी देश हैं, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और जो भी, उन सब से उसकी दोस्ती है। आज की डेट में रूस भी उसके खिलाफ नहीं है। रूस भी उसको S-400 और S-300 देने को तैयार है। तो ये हमें फिर से सोचना चाहिए, और नहीं तो हम बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी भी हमको मानवता का पक्ष लेना चाहिए। गाजा में जिस तरह से इजराइल जो है नरसंहार कर रहा है, उसका विरोध करना चाहिए। और ईरान अमेरिका युद्ध में भी हमें स्टैंड लेना चाहिए। ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका तो हमारे को धोखा दे रहा है, फंसा रहा है। हमको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, ये सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन फायदे ये हैं कि एक तो हमारा उत्साह बढ़ता है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो, और दूसरा ये है कि आपको हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो बिना किसी हिचक के और मुफ्त, बिना किसी हिचक के आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।